गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, यानी भारत में श्रम संघों की मान्यता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रम संघों की मान्यता से हम क्या समझते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में देखें तो श्रम संघ की मान्यता से आशय किसी भी सेवा योजक यानी नियुक्त जहाँ पर श्रमिक कार्य कर रहा है, नियुक्त द्वारा किसी श्रमिक संघ को अपने कर्मचारियों का प्रतिनिधि श्रम संघ के रूप में स्वीकार करने से, यानी क्या हम ये कहें कि जब कोई भी नियोक्ता जिसके यहाँ श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उनके श्रमिकों द्वारा जो संगठन बनाया गया है, संघ बनाया गया है, उसको यदि नियोक्ता या सेवा स्वीकार कर लिया जाता है तो और उसे मान्यता दे दी जाती है तो इसे हम कहेंगे श्रम संघ की मान्यता। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो श्रम संघ की मान्यता राष्ट्रीय सेवा योजक द्वारा किसी भी श्रम संघ को अपने कर्मचारियों का प्रतिनिधि श्रम संघ स्वीकार करने तथा उसे अपने कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों पर बातचीत करने, सामूहिक सौदेबाजी करने तथा सामूहिक अनुबंध करने के लिए अधिकृत करने से है। कहने का आशय है कि जहाँ श्रमिक कार्य करता है तो वहाँ नियोक्ता के लिए श्रमिक कार्य करता है, तो जो वहाँ के नियोक्ता यानी जो उसका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अगर अपने श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में स्वीकार कर जाता है तो उसे हम मानेंगे कि श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान कर दी गई है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि मान्यता प्राप्त श्रम से आशय श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रम संघ से नहीं है, बल्कि वर्तमान में भारत में श्रम संघ को मान्यता देना या न देना केवल नियोक्ता का अधिकार है। कहने का आशय है कि कोई भी पंजीकृत तो श्रम संघ मान्यता प्राप्त श्रम संघ नहीं होता है, क्योंकि जब तक अगर नियोक्ता उसको मान्यता नहीं देगा तब तक वो श्रम संघ को मान्यता नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो श्रम संघ की मान्यता संबंध में भारत में स्थिति की बहुत सी समस्याएं हमारे सामने चली आ रही है। सर्वप्रथम हम देखें तो 1946 में तत्कालीन बम्बई राज्य सरकार ने बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 बनाकर सर्वप्रथम श्रम संघ को मान्यता देने के लिए कुछ प्रावधान जोड़े थे, जिसे उस समय मुंबई राज्य में कुछ उद्योगों पर लागू भी किया गया। उसके पश्चात 1971 में इसके स्थान पर नया अधिनियम बनाया गया जो कि श्रम संघ को मान्यता लेने की उद्देश्य से बनाया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे श्रम संघों का निरंतर आकार बढ़ता गया और श्रम संघ जो है मान्यता के लिए गुहार करने लगे कि श्रम संघ को जब तक आप मान्यता नहीं दोगे तब तक नियोक्ता उसको स्वीकार उसको नहीं माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम कोई भी श्रम संघ जो बनाया जाता है उसको मान्यता देने के लिए नियोक्ता कुछ बातों पर गौर करता है, जिनको देने के पश्चात ही नियोक्ता द्वारा उसको मान्यता दी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ भी श्रमिक कार्य कर रहा है, यदि कहीं भी श्रमिक संघ जहाँ भी श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ पर यदि एक से अधिक श्रम संघ है तो वहाँ जो भी श्रमिक संघ मान्यता लेना चाहता है तो दावा करने वाले को कम से कम वह संघ अपना पंजीयन करवाने के 1 वर्ष से अधिक से या 1 वर्ष से कार्य कर रहा हो। कहने का मतलब है श्रम संघ कैसा होना चाहिए, जो एक्टिव होना चाहिए, यानी वो कार्य में लगा हुआ होना चाहिए। ये सपोज करिए वो 1 वर्ष से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे सेवा द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो ये है कि श्रमिक संघ जब कार्य करता है तो श्रमिक संघ के सदस्य होते हैं, उनमें से 100 में से कम 15% यानी 15% व्यक्ति सदस्य होने चाहिए, जो कि पिछले 6 महीनों से कम उन्होंने 3 महीने चंदा दिया। चंदा का मतलब है कि जो श्रमिक संघ बनाए जाते हैं तो श्रमिक संघ अपने श्रमिकों के हितों की पूर्ति के लिए चंदा के रूप में फंड इकट्ठा करते हैं और जो भी सदस्य इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं श्रमिक संघ की तो उन्हें एक निश्चित शुल्क का प्रति माह भुगतान करना होता है। तो श्रमिक संघ को मान्यता तभी दी जाएगी जबकि पिछले 6 महीने की अवधि में कम से कम उसने 3 महीने की किस्त यानी चंदे के रूप में जमा कराई गई है। अगली बिंदु जो हमें ध्यान रखना है कि श्रम संघ कभी भी मान्यता देने का दावा तभी कर सकेगा जबकि कम से कम 25 श्रमिक संघ उस श्रमिक संस्था के सदस्य उसमें जुड़े हों, यानी कोई भी सेवा नियोजक अपने श्रमिक संघ को तब मान्यता देगा जबकि जिस इंडस्ट्री में नियोक्ता कार्य करवा रहा है उस इंडस्ट्री के कम से कम 25% श्रमिक उस श्रम संघ से जुड़े होने चाहिए, तभी वो उसको मान्यता प्रदान करेगा। अगली बात जो हमें देखनी है वो ये है कि किसी भी संस्था में यदि
एक से अधिक श्रमिक संघ है तो जिस श्रमिक संघ में सर्वाधिक सदस्यता संख्या होगी, सपोज करिए एक संस्था में 2 श्रमिक संघ है तो एक में सदस्य संख्या 20 है और एक में 35 है, तो जिस श्रमिक संघ के सदस्य हैं यानी जिसमें 35 है 35 है उसको पहले मान्यता दी जाएगी। कहने का आशय ये बच्चों कुल मिला के कि नियोक्ता केवल उसी श्रम संघ को मान्यता देगा जिसमें श्रमिक संघ अधिक जुड़े हो, क्योंकि श्रमिक वहीं जुड़ना अधिक पसंद करेगा या वहीं जुड़ेगा जहाँ पर उसको उसका आर्थिक हित और उसको इस हित में कार्य होता हुआ प्रतीत होगा। तो कहने का आशय तभी श्रमिक संघ को मान्यता दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नियोक्ता श्रमिक संघ को मान्यता देने के समय इस बात पर भी देखता है कि श्रमिक संघ का रुख किस प्रकार का है। कई श्रमिक संघ के नेता उग्र होते हैं जबकि कई श्रमिक संघ के नेता सामूहिक सौदेबाजी, आपसी वार्ता, विचार में पर विश्वास करते हैं। तो प्रत्येक नियोक्ता ये चाहता है कि जो भी श्रमिक परियोजना हो, जो भी समस्याएं हो, उसका समाधान आपस में बैठकर म्यूचुअली सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निपटाया जा सके। तो जो श्रमिक संघ इस चीज़ बात को प्राथमिकता देगा उसी श्रमिक संघ को मान्यता देने की पहल नियोक्ता की ओर से की जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों को अगर हम देखें तो श्रमिक संघ को मान्यता देने पर ही श्रमिक संघ का अस्तित्व निर्भर करता है, क्योंकि यदि श्रमिक संघ का आपने पंजीयन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन नियोक्ता द्वारा उसको मान्यता देकर स्वीकार नहीं किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि नियोक्ता के जो कार्य कर रहा है, जो निर्णय आप नियोक्ता से मनवाना चाहते हो, जो बातें अपने समक्ष रखना चाहते हो, तो स्वीकार्य होगी। वो कब स्वीकार्य होगी? जबकि नियोक्ता की ओर से आपके श्रमिक संघ को मान्यता दी जाएगी। तो अतः प्रत्येक श्रमिक संघ को ये प्रयास करना चाहिए कि वे पर्याप्त अनुशासन में रहकर अनुशासन आचार संहिता का पालन करते हुए और साथ ही सद्भावना से, बिना उग्रता के, सद्भावना से, प्रेम से, मिलजुल कर मधुर संबंध बनाते हुए अपनी बात को रखें और धैर्यपूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने नियोक्ता के सामने उपस्थित हो तथा आपसी विचार विमर्श द्वारा समस्या सुलझाने का प्रयास करें। और इसके साथ ही श्रमिक संघ का जो नेतृत्व के रूप में नेता आपके संग कार्य कर रहा है, आप उसको पूरा सपोर्ट दें तो उसका मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ अगर आप सदस्य बने हुए हैं तो नियमित रूप से चंदा शुल्क वो भी आप जमा कराते रहें ताकि आपका श्रमिक संघ का कार्य निरंतर अनवरत निर्बाध रूप से चलता रहे, तभी श्रमिक संघ को मान्यता देना संभव हो पाएगा। और जब श्रमिक संघ को मान्यता मिल जाएगी तो भी श्रमिक संघ के बनाने का जो औचित्य है वो सिद्ध हो पाएगा।